हेलो एवरीवन, आज है 18 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। 78-79 रुपीज़ का ये शेयर है, सरकारी कंपनी है और देखा जाए तो गिरावट बहुत बड़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली भी थी, लेकिन धीरे धीरे अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं हल्का सा सपोर्ट बन रहा है, खुद को संभालने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। और वीडियो में डिस्कस भी हम करेंगे उसके बारे में कि क्या यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है कि नहीं इसकी, या ये टूट सकता है और ज़्यादा। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का शेयर अगर आप देखोगे तो एक महीने में तकरीबन 2% की गिरावट है, टूटकर ये बिखर कर 73 तक आया था, वापस बहुत बड़ा बाउंस बैक किया, 82 तक गया, वापस टूट के बिखरा। इवन अगर आप एक साल में देखोगे तो ये लगातार नीचे की तरफ ही टूटता हुआ नजर आ रहा है। 64 रुपीज तक गया था, वापस बाउंस बैक कर गया था ये, और काफी बड़े लेवल से टूटकर नीचे भी आया भी है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लॉन्ग टाइम की अगर हम बात करें तो पिरामिड बने हैं, पहले एक बड़ा पिरामिड बना टूट गया, बड़ा पिरामिड बना टूट गया, बीच बीच में फिर छोटे छोटे पिरामिड बने जरूर, लेकिन हर बार एक बड़ी रफ्तार आती है, शहर में बहुत बड़ी आग लगती है, शहर उसके बाद टूट के बिखरता है, फिर रफ्तार आती है, फिर टूट के बिखरता है, शायद थोड़ा सा और टूट भी जाए लेकिन दोबारा रफ्तार जरूर आएगी, दोबारा तेजी देखने को मिलेगी। पिरामिड पहले भी बने थे, आगे भी बनेंगे। लार्ज कैप शेयर है, 32,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 1 करोड़ के आसपास का नजर आया, मतलब अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी जो है वो प्रॉफिट में है, लेकिन दिक्कत ये थी कि जून क्वार्टर में इनका प्रॉफिट बहुत कम हो चुका था, सिर्फ 804 करोड़ का प्रॉफिट था। देखने में 804 ज्यादा लग रहा है, लेकिन इससे पहले कंपनी 4,000 करोड़ का प्रॉफिट क्वार्टरली करती थी, तो उसके मुकाबले कम है। और इवन रेवेन्यू भी इनके कम हुए हैं पिछले क्वार्टर के मुकाबले। पिछले क्वार्टर में 30,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू थे, लेकिन जून में 24,000 करोड़ के रेवेन्यू में सिमट गई थी ये कंपनी। और पिछले साल जून क्वार्टर में ये 20,000 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, मतलब पिछले साल के मुकाबले ज्यादा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है। लेकिन प्रॉफिट तो पिछले साल और पिछले क्वार्टर दोनों के मुकाबले ही कम है। 65% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन है? मतलब सरकार है, यहाँ पर सरकारी कंपनी है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। लेकिन जून क्वार्टर वाले दौर में अगर आप देखोगे तो बड़े बड़े फंड हाउसेस ने सिर्फ बिकवाली करी थी, लेकिन फिर भी छोटी ही सही, लेकिन होल्डिंग है, तीनों के पास है। एफ आई 4.22, 2.59 म्यूचुअल फंड, 6.18 इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एल आई सी भी यहाँ पर अगर आप देखो तो 5.73% की होल्डिंग लेकर बैठी हुई है। प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं है, सरकारी कंपनियों में शेयर जनरली गिरवी नहीं होते हैं। सेल को लेकर अगर आप देखोगे तो 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं कि खरीदारी करो। और देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यू भी कुछ ऐसे इंडिकेट कर भी रहे हैं कि भैया रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं इनके। 60,000 करोड़ का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा चला गया। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो जो प्रॉफिट 2,000 करोड़ का था आज वो 11,825 करोड़ पर चला गया। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 का पहले क्वार्टर में इनका प्रॉफिट सिर्फ 800 करोड़ का है, जो कि बहुत कम है। तो आने वाले 2 क्वार्टर काफी इनिशियल रहेंगे, काफी क्रूशियल रहने वाले हैं कि रिजल्ट जो आए वो बेहतर आने चाहिए, अच्छे प्रॉफिट दिखने चाहिए। अभी तक डेट सामने नहीं आई है कि कब इनके रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन जैसे ही कोई डेट सामने आएगी डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगा। सेल को लेकर अगर आप देखो तो पहली चीज, शेयर सस्ता तो है, 2.64 का पी है, सेक्टर पी 13 का है, सस्ता जरूर है। खरीदारी करने का सही मौका है, वो शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड पेइंग शेयर है, लॉन्ग टर्म में पैसा बना है, बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा बना है। और अगेन मैं कह दूं, जो पैसा बना है वो सिर्फ डिविडेंड के थ्रू बना है, और बीच बीच में जब शेयर्स में बहुत बड़े पिरामिड बनते हैं, तेजी आती है, तब डेफिनेटली पैसा यहां पर जरूर बना है। 48% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग के बारे में हम ऑलरेडी काफी कुछ डिस्कस कर ही चुके हैं कि बहुत बड़ी होल्डिंग प्रमोटर लेकर बैठे हैं, लेकिन साथ में म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक और एफआईएस के पास भी थोड़ी बहुत होल्डिंग जरूर है। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 22% की होल्डिंग है, उसमें अदर्स के पास रिटेल इन्वेस्टर के पास 14.04% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो, सेल में अगर आप देखोगे ना तो डिविडेंड से पैसा बना जरूर है। अगर आप देखोगे तो इस साल 2 बार इसने डिविडेंड पे किया है, पहले ₹2.50, फिर ₹2.25, कुल मिलाकर ₹4.75 का डिविडेंड इसने पे किया है। और हो सकता है कि अभी नवंबर में एक बार और डिविडेंड पे करे, और हो सकता है कि वो ज्यादा पे करे। यहां पर 2021 में देखोगे तो 3 बार इसने पे किया था, ₹1, ₹1.80, फिर ₹4 का। तो हो सकता है कि शायद ये डिविडेंड पे कर सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट का इंतजार रहेगा, रिजल्ट के साथ कुछ अनाउंस हो सकता है डिविडेंड भी यहां पर, क्योंकि जनरली डिविडेंड अगर अनाउंस होता है तो किसको फायदा होता है?
इन्वेस्टर्स को जी नहीं, फायदा होता है सरकार को, क्योंकि 65% की जो होल्डिंग है वो सरकार के पास है। ठीक है, अब सरकार डिविडेंड अनाउंस करती है तो सबसे ज्यादा शेयर सरकार के पास है, मतलब डिविडेंड का वो पैसा, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं लेगी, सरकार ही सबसे पहले वो पैसा लेती है और एक बहुत बड़ा अमाउंट सरकारी तिजोरी में जाता है। तो यही वजह है कि आप देखोगे कि भैया सेल का शेयर हो, बीपीसीएल का शेयर हो, एचपीसीएल का शेयर हो, इंडियन ऑयल हो, ओएनजीसी हो, ये वो कंपनियां हैं जो बहुत ज्यादा डिविडेंड पे करती है, क्योंकि कंपनी हाईली प्रॉफिटेबल है, कंपनी बहुत बड़ा पैसा कमाती है, तो कंपनी उस पैसों का री इन्वेस्ट बहुत कम करती है, कंपनी उस पैसों का इस्तेमाल करती है डिविडेंड देने के लिए, कि सरकार को ज्यादा पैसा जाता है और सरकार ही कह दे कि चलो भैया डिविडेंड चलो पे यहाँ पर देना शुरू करो, और ये होता है। और कुछ शेयर्स डेफिनेटली काफी लोगों का ये भी मानना है कि भैया डिविडेंड पेइंग शेयर भी होने चाहिए पोर्टफोलियो में, मैं खुद भी मानता हूं कि हाँ होने चाहिए, लेकिन अच्छे कंपनी के शेयर होने चाहिए, खराब कंपनी के कतई नहीं होने चाहिए, वरना याद रखिए कि डिविडेंड के चक्कर में पोर्टफोलियो पूरा रेड कलर से पेंट हो जाता है कभी कभी। तो सेल को लेकर इतना ही कहूंगा कि खरीदारी करी है, बने रहो यहाँ पर। रीजन ये कि अभी जिस तरीके का इसकी ट्रेजेक्टरी देखने को मिल रही है, हाँ एक ऊपर उठने की कोशिश जरूर जारी है, लेकिन डेफिनेटली ग्लोबली बाजार जो है वो उतना ज्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज दिवाली वाले माहौल में, मतलब दिवाली हफ्ता शुरू हो ही चुका है भैया, दिवाली वाले माहौल में भी बाजार उतने अच्छे मूड में नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि जब तक दिवाली का फेस्टिवल है शायद बाजार थोड़ा सा अच्छा मूड कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन जैसे ही दिवाली खत्म होगी बाजार में आपको हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और फिर आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड भी रहना पड़ेगा, ये मैं अभी से कह देता हूँ। अभी कुछ दिनों की तेजी देखने को मिल सकती है और उसके बाद जो है वो एक प्रॉफिट बुकिंग होगी, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए इंडिया का जो आउटलुक है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि ग्लोबली बाज़ारों में दिक्कत है, इंडियन बाज़ारों में उतनी दिक्कत नहीं है, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। और आने वाले दौर में जो रोज़गार के अवसर है वो इंडिया में और ज़्यादा बड़े और बेहतर तरीके से देखने को मिलेंगे, इकोनॉमी जो है वो और अच्छे से ग्रो होती नजर आएगी, इंडियन कंपनी जो है वो आने वाले दिनों में फोकस में रहने वाली है। और ऐसे में मैं मानता नहीं हूं कि सरकारी कंपनियां ही ग्रो करेगी। देखो सरकारी कंपनियां, बहुत कम कंपनियों को चुनना चाहिए और उतना ही निवेश करना चाहिए जितना आप रिस्क लेने को तैयार हो, लेकिन हाँ जब ये कंपनियां सस्ते दाम पर मिलती है वहां पर खरीदारी के मौके बनते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए रखे रहो और आराम से डिविडेंड खाते रहो। जैसे कि अगर मैं बात करूं सेल के शेयर की मैं बात करूं, तो कोविड में ये टूटकर कहां पर था, ये कोविड में ये 20 रुपए, 25 रुपए, 24 रुपए का था, तो वहां पर मौके बनते हैं जब ये बहुत सस्ते हो जाते हैं, क्योंकि पता है कि अच्छा डिविडेंड तो पे कर ही देते हैं ये। तो सेल का शेयर अगर टूटता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। अभी के लिए मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ज़्यादा जल्दबाजी मत करिए यहाँ पर, और खरीदारी करिए तो बने रहिए, रिजल्ट्स का भी इंतजार करना चाहिए। और 70 रुपए के आसपास मुझे सेल का शेयर पसंद आता है बाइंग के लिए, और नतीजे कैसे आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टफुल रहने वाले हैं आने वाले दौर में। जैसे ही कोई अपडेट आएगी रिजल्ट्स को लेकर मैं आपको वीडियो डेफिनेटली अपडेट भी कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं टाटा स्टील या जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँ तो कमेंट में दोनों का नाम ज़रूर लिखिएगा, जो शेयर आपको पसंद है उसका नाम लिखिए, जिसकी सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी अगला वीडियो उसी का होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।